पहल की स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका आरएसएस भी बोर्ड होता है और आरपीएससी जो बोर्ड होता है, उसने अब तक जो एग्जाम कराए हैं, उनमें जो साइंस के क्वेश्चन हैं, उनका हम एनालिसिस करेंगे। धीरे धीरे हम मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, जो आपकी आरएसएस, आरपीएससी और आरएसएस भी बोर्ड ने जो एग्जाम कराए हैं, उनके मैथ्स के क्वेश्चन भी हम लेकर के आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आपको लगातार जुड़ना है, खुद भी जुड़ना है और अपने साथियों को भी जोड़ना है। हम कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट ये कराएंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूध या रंग का हो जाता है, यह इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया है? तो जब नया पदार्थ बनता है तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, तो नए पदार्थ का फॉर्मेशन जहां पर होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कागज का जलना, कागज का जलना, कागज का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि पदार्थ, नया पदार्थ बन गया है। कागज पहले अलग था, जलने पर उसकी राख बदल गई है, तो उसके गुणों में परिवर्तन आ गया है। जैसे दूध का दही बदलना, दूध का दही बनना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें क्या होता है भौतिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन में अवस्था बदलती है, पदार्थ की अवस्था बदलती है। जैसे बर्फ का, बर्फ का किस में बदलना? जल में बदलना। देखिए बर्फ ठोस थी, पिघलने पर यह जल में बदल गई, अर्थात द्रव में बदल गई है, तो यहाँ पर अवस्था बदली है। और भौतिक परिवर्तन में आपका आकार बदलता है, आकार में परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन होता है और आमाप में परिवर्तन होता है। आमाप, ये क्या होते हैं? आपके भौतिक परिवर्तन है। आकार कैसे बदलता है? जैसे मैंने किसी लकड़ी को काटा तो उसका आकार बदल गया है, आकृति बदल गई है। किसी मैंने पेपर को क्या कर दिया? फाड़ दिया, तो उसका आकार बदला है, आकृति बदल गई है। तो जहां पर भी आकार, आकृति और आमाप बदलता है, अवस्था बदलती है, वहां पर आपका भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊंट के दूध में किस विटामिन की न्यूनतम मात्रा होती है? तो जो ऊंट का दूध होता है उसमें न्यूनतम मात्रा होती है विटामिन B12 की। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। देखिए जो विटामिन B12 होती है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें पाई जाती है कोबाल्ट धातु, इसमें पाई जाती है कोबाल्ट धातु। विटामिन B12 की जो कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया रोग, तो इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग। इसके अलावा जो विटामिन B12 होता है, इसी इसी से होता है पांडु रोग, पांडु रोग भी इसी से होता है। आपका विटामिन B6 है, B6 से भी आपका क्या होता है? एनीमिया डिजीज होती है, एनीमिया रोग। और आपका जो विटामिन B6 है, इसी से ये आपका चर्म रोग भी होता है, चर्म रोग भी इसी से होता है, विटामिन B6 से। अब आता है विटामिन B2, विटामिन B2 से किलोसिस रोग होता है, तो इससे होता है किलोसिस। किलोसिस रोग क्या होता है? त्वचा फटने लगती है, तो यहां पर होता है त्वचा का फटना, त्वचा का फटना। जैसे आपके होंठ वगैरह फट जाते हैं, वो होता है किलोसिस रोग। और विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, विटामिन B1 बेरी बेरी रोग होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन वो होता है जहां पर नया पदार्थ नहीं बनता है। पहला है जंग लगना। देखिए जंग लगने पर नया पदार्थ बनता है, तो ये तो कौन सा हो गया है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये तो है आपका रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है दही का बनना। दही का बनना भी क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहां पर नया पदार्थ बन गया, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन हो गया है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, देखिए मोम पिघलती है, मोम किस में बदल जाता है? द्रव्य में।
तो ये किस में बदल गया है? अवस्था चेंज हो रही है। तो जहां पर अवस्था चेंज होती है वहां पर कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का आकार, आकृति और आमाप में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है हमारा आंसर, कि सी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। देखिए, काटने के बाद सेब का भूरा हो जाना, तो ये क्या है? बहुत आपका रासायनिक परिवर्तन है। और भूरा रंग किस किस कारण होता है? ये आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड, अर्थात आयरन जो होता है, सेम में जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसलिए देखिए, आयरन ऑक्साइड का निर्माण हो गया, नए पदार्थ का निर्माण हो गया है, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची एक को सूची दो के साथ मिलान कीजिए। ये हमारे पास है। सूची फर्स्ट तत्व है और इस तरफ इनके उपयोग हैं। तो आपका जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है आभूषण बनाने में। प्लेटिनम का उपयोग होता है आभूषण बनाने में। सल्फर का जो उपयोग होता है वो होता है चिकित्सकीय उपयोग में। और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, आपने देखा होगा, पेंसिल बनाने में। किसमें किया जाता है? पेंसिल बनाने में। और मरकरी अर्थात पारद का उपयोग किसमें किया जाता है? थर्मामीटर में, अर्थात तापमापी में किया जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए में आ रहा है दो। ए में दो किसमें किसमें है? ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक बात ये ध्यान में रखनी है कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये क्या है? कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपर रूप है। और ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है, अर्थात कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब एक हमारे पास मरकरी, क्या है? मरकरी। मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं, पारद बोलते हैं, पारा। ये क्या है? धातु है। क्या है? धातु, मरकरी। और एकमात्र धातु है मरकरी। एकमात्र धातु, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्यतः धातु क्या होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद है कि मरकरी धातु है जो कि किस में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का गुण नहीं है? अर्थात धातु की प्रॉपर्टीज कौन सी नहीं है? पहला है द्युतिहीन, अर्थात चमकहीन होते क्या? नहीं, ये बात गलत है। धातु क्या होती है? चमकती हैं। क्या होती है? चमक होती है, इसमें धातु में चमक होती है। तो पहला हमारे पास क्या हो गया? यही आंसर हो गया। यही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। ध्वनिक, मतलब धातुओं को पीटने पर ये ध्वनि उत्पन्न करती है, उसको बोलते हैं ध्वनिक, अर्थात सोनोरस का गुण पाया जाता है। अगला है तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है? कि धातु को पतले पतले तारों में बदल सकते हैं, उसको बोलते हैं तन्यता का गुण। और सबसे अधिक तन्यता का गुण कौन से धातु में पाया जाता है? वो पाया जाता है सोना में। सबसे अधिक तन्यता गुण सोना में पाया जाता है। 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। यह आपकी एनसीईआरटी की बुक में ऐसे की ऐसी लाइन लिखी हुई है। अगला हमारे पास है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। क्या होता है आघात वर्ध्यता? तो जो धातु होती है, धातु को पीट करके पतली चादरें बनाई जाती है, उनको बोलते हैं आघात वर्ध्यता, मतलब फैलाना। और सबसे अधिक आघात वर्ध्यता का गुण भी किसमें पाया जाता है? सोना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोना में। ये पाया जाता है सोना में। और सोना का प्रतीक क्या होता है? एयू होता है, अर्थात ओरम होता है। क्या होता है? ओरम होता है। एयू प्रतीक होता है, पूछ सकता है, ध्यान में रखना है। तो इसका हो गया है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो एकमात्र ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन देखिए डी हमारा आंसर हो जाएगा। जो पारा धातु है, अर्थात मरकरी धातु है, वो क्या पाई जाती है? द्रव अवस्था में। और इसका प्रतीक क्या होता है? एच जी होता है। और ये किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। एकमात्र धातु है ये, एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है एल। क्या होता है? एल। और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? इसका ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है?
जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। आगे देखिए, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। मैग्नीशियम का और इसका जो हाइड्रोक्साइड होता है, इसका जो हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसका हाइड्रोक्साइड का क्या नाम है, MgOH का होल ट्वाइस। और इस MgOH का होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग कहां पर करते हैं, प्रतिअम्ल के रूप में, एंटी एसिड के रूप में। कैसे करते हैं, हमारे आमाशय में जब क्या होता है, अधिक मात्रा में HCl बनता है तो हमें जलन उत्पन्न होती है, तो हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो वो डॉक्टर पाउडर के रूप में ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही हमें देता है। तो ध्यान में रखना है कि प्रति अम्ल के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। आगे देखिए, सोडियम जो होती है, सोडियम का प्रतीक होता है Na। सोडियम का प्रतीक होता है Na, और इसका लैटिन नाम है सोडियम का क्या, नेट्रियम। इस नेट्रियम नाम से ही इसका प्रतीक आया है Na, नेट्रियम नाम है। सोडियम जो धातु होती है, सोडियम जो धातु होती है, इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये वायु में आग पकड़ लेती है, अर्थात वायु के साथ अभिक्रिया करके ये आग पकड़ लेती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रकाश के संदर्भ में गलत है। प्रकाश के बारे में हमें कुछ कथन दे रखे हैं, देखिए। पहला है, नियमित परावर्तन चमकदार और चिकनी सतह से होता है। बिल्कुल ये बात सत्य है। कैसे, देखिए जैसे मेरे पास ये एक सरफेस है, नियमित सरफेस है, इस पर प्रकाश की किरण आएगी, ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। और यहां पर मैं क्या डाल देता हूं, नॉर्मल डाल देता हूं, अर्थात अभिलंब। तो मान लीजिए ये अभिलंब के साथ 30 डिग्री का क्या बनाई है, एंगल बनाई है। तो ये जब टकरा करके जाएगी तो ये 30 डिग्री का एंगल ही यहां पर बनाएगी। तो ये जा रही है, तो जो ये किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण, और टकरा करके ये जा रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये जो कोण बन रहा है, ये यहां पर ये कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और जाने वाली किरण जो एक कोण बना रही है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो पहला हमारा सत्य है, तो पहला तो हमारा सत्य है। दूसरा देखिए, एक दूसरे की ओर अनंत दो दर्पण एक ही प्रतिबिंब बनाते हैं। ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। अर्थात दो दर्पणों को समांतर रूप से आपस में रखते हैं तो वे अनंत प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, तो ये गलत हो गया है। अगला देखिए, प्रकाश का विभक्त होना परकिरण कहलाता है। तो ये बात क्या है, सत्य है। कैसे, देखिए जैसे ये प्रिज्म है, प्रिज्म है, प्रिज्म से होकर के प्रकाश की किरण को ऐसे में गुजारूंगा, तो जो ये प्रकाश की किरण है ये क्या होती है, श्वेत रंग की होती है। जब ये प्रिज्म से होकर के बाहर निकलेगी 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। और 7 रंग क्या है, विबग्योर। 7 रंग कौन कौन से हैं, विबग्योर वाले। ठीक है, VIBGYOR, ये है विबग्योर। वी का मतलब होता है वॉयलेट रंग, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब है येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, और रे का मतलब रेड। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और 7 रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है, परकिरण कहलाता है। तो ये बात सत्य है। अगला देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तित सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बिल्कुल ये बात भी क्या है, सत्य है। देखिए अभी हमने ये वाला पढ़ा था, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला अभी हमने पढ़ा था, ये वाला। तो देखिए आपतित किरण ये यहां पर है, अभिलंब भी एक ही सतह में है, और परावर्तित किरण भी एक ही सतह में है, तो एक ही तल में है तीनों, ये बात बोल रहा है। तो ये एक ही तल में है, तो ये बात क्या हो गई है, सत्य हो गई है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन पूछ रहा है परावर्तन के नियम। पहला है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से बड़ा होता है। बिल्कुल गलत बात है। अगला है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से छोटा होता है। गलत है। आपतन कोण सदैव
परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल सत्य बात है। आपतन कोण सदैव शून्य होता है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अब परावर्तन समझिए क्या होता है परावर्तन। जैसे मेरे पास ये क्या है, एक नियमित सतह है, समतल सतह है। इस सतह पर प्रकाश की किरण आएगी ऐसे, और प्रकाश की किरण जो आती है उसको बोलते हैं क्या, आपतित किरण। तो ये है आपतित किरण, आपतित किरण। और मैं यहां पर डाल देता हूं क्या, अभिलंब, अर्थात नॉर्मल ये डाल दिया है। तो जो आपतित किरण इस अभिलंब के साथ यहां पर जो एंगल बना रही है ना, मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये आपतित किरण टकराने के बाद में भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो टकराकर ये जा रही है। तो टकराकर जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये हो गई है परावर्तित किरण। और ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। ठीक है। अब देखिए सुनिए, इस तरफ जो आपका ये जो एंगल होता है, ये पूरा एंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री का। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया है, 60 डिग्री का। ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको एक एंगल देगा तो हम सभी एंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये तो क्या है, आपतन कोण। तो ये हो गया है आपतन कोण। अर्थात आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और टकराकर जो जा रही किरण और अभिलंब के साथ ये जो एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, ये होता है क्या, परावर्तन कोण। तो ये हो गया है परावर्तन कोण। और दोनों का मान क्या है, बराबर है। इसलिए परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रोग वायु द्वारा संचरित होते हैं। पहला है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको बोलते हैं तपेदिक। इसी तपेदिक का नाम क्या है, क्षय रोग है। क्या नाम है, क्षय रोग है। इसी का ही दूसरा नाम है यक्ष्मा रोग। क्या नाम है, यक्ष्मा रोग है। इसके कई नाम हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं। तो ये इसके नाम है। तो ये वाला रोग तो क्या होता है, वायु द्वारा संचरित होता है। दूसरा है इन्फ्लुएंजा रोग, तो ये भी वायु द्वारा होता है। लेकिन कैंसर रोग, कैंसर होता है, ये वायु द्वारा नहीं होता है। ये क्या होता है, ये कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से होता है। अनियंत्रित विभाजन से, अनियंत्रित विभाजन से। और कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी होती है, वो होती है ओन्कोजीन। ओन्कोजीन इसके लिए उत्तरदायी होती है कैंसर के लिए। पोलियो होता है, पोलियो भी आपका क्षय रोग के कारण नहीं होता है। अब सुनिए, जो पोलियो रोग होता है ये वायरस के कारण होता है, अर्थात विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। ठीक है। तो इसमें आपका ए और बी राइट हो जाएगा, ए और बी। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अब सुनिए, जो इन्फ्लुएंजा रोग है ये भी किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। तो ये होता है विषाणु के कारण। और ट्यूबरकुलोसिस रोग जो रोग होता है वो होता है जीवाणु के कारण। ये होता है जीवाणु के कारण। और कौन सा जीवाणु है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ध्यान में रखना है। अब चलता हूं आगे। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट नहीं है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का मतलब होता है जो अपघटित नहीं होता है, जीवाणु के द्वारा अपघटित नहीं होता, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण अपशिष्ट वो होते हैं जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं। और अजैव किसको बोलते हैं, जो जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। तो सुनिए, हमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है केले का छिलका। तो केले का छिलका क्या है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। दूसरा है जूट का थैला, ये भी जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। नारियल के रेशे भी क्या है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। लेकिन पॉलीथीन जो थैली बोलते हो आप, मार्केट से लाते हैं, तभी तो सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है कि लंबे समय तक ये क्या नहीं होती है, जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होती है, लंबे समय तक ये पड़ी रहती है। इस कारण ये क्या होती है, जमीन को अनउपजाऊ कर देती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य मानव नेत्र में प्रकाश केंद्रित होता है। तो मानव का जो नेत्र होता है इसमें प्रकाश कहां पर केंद्रित होता है, मतलब इकट्ठा होता है।
तो होता है रेटिना पर अर्थात दृष्टि पटल पर। ध्यान में रखना है कि रेटिना को क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल बोलते हैं। अब देखिए पुतली क्या है? पुतली, पुतली, जो पुतली होती है, पुतली हमारी आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो ये करती है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है। अब सुनिए, आइरिस जो होती है, आइरिस का जो रंग होता है ना, वो होता है ब्लैक रंग का, अर्थात ये होता है काला रंग। इसका काला रंग होता है आइरिस का। जैसे हमारी आंख एक तो व्हाइट कलर की होती है, एक होती है ब्लैक कलर की। तो ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का है, ये आइरिस है, अर्थात परितारी का है। अब सुनिए, जो लेंस होता है, लेंस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और एक होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूर दृष्टि निवारण में, दूर दृष्टि दोष में। और अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। अब देखिए, जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है एक जगह। और अवतल लेंस जो होता है, इसको बोलते हैं अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। क्यों कहते हैं अपसारी लेंस? क्योंकि ये किरणों को फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। आगे देखिए, जैसे उत्तल लेंस की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं किस प्रकार से होता है, तो ये होता है इस टाइप का, इस टाइप का होता है ये उत्तल लेंस। ये है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस की स्ट्रक्चर बनाऊं तो अवतल लेंस की इस तरह बना रहा हूं, ये होता है इस टाइप का। ये है आपका अवतल लेंस। ठीक है। जो अवतल लेंस होता है, जो ये अवतल लेंस होता है, इसकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी अर्थात फोकस लेंथ होती है, वो हमेशा किस में होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है ये? नेगेटिव होती है। तो आपने कभी लोगों से सुना होगा कि मेरे नेगेटिव माइनस नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ है। तो आपको ध्यान में रख लेना है कि उसको कौन सा लेंस चढ़ा हुआ है? अवतल लेंस चढ़ा हुआ है। कौन सा लेंस चढ़ा हुआ है? अवतल लेंस। और उत्तल लेंस होती है, इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, फोकस दूरी इसकी होती है क्या? धनात्मक होती है। तो हम फोकस दूरी के आधार पर लेंसों के बारे में पता कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जिससे अनियमित सॉरी नियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन तो होता है जितनी ज्यादा सतह क्या होगी? समतल होगी, नियमित होगी, वहां पर नियमित परावर्तन होगा। पहला है चौक पाउडर, दूसरा है कागज का टुकड़ा, तीसरा है पॉलिश की हुई लकड़ी की चिकनी मेज, अगला है कार्डबोर्ड की सतह। तो देखिए, पॉलिश की हुई सतह क्या है? अधिक नियमित है। तो जितनी ज्यादा सतह चिकनी होगी, वहां पर नियमित परावर्तन अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। चौक पाउडर है, चौक पाउडर का फॉर्मूला होता है CaCO3। चौक पाउडर पूछे या फिर क्या पूछे आपका चौक का फॉर्मूला पूछे, तो होता है CaCO3। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ये है, एक तरफ हमें क्या दे रखी है? ग्रंथि दे रखी है, ग्लैंड दे रखी है, और दूसरी तरफ इनकी स्थिति अर्थात कहां पर स्थित होती है। पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि अर्थात पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। तो ए वाले में तो हो जाएगा 2 नंबर का। ए वाले में 2 नंबर कहां कहां पर है? देखिए, ए ऑप्शन नहीं है, कट गया है। बी में है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। आगे देख लिए, थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि ये कहां पर पाई जाती है? गर्दन में पाई जाती है, जो थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? वृक्क पर पाई जाती है, अर्थात किडनीज पर पाई जाती है। और थाइमस ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? आपकी छाती में पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है। अब सुनिए, जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि,
पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि है, इसका आकार होता है मटर के दाने जैसा, मटर दाने जैसा, मटर दाने जैसा। एक हमारे पास है थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। तो एक है थायराइड ग्रंथि। तो जो थायराइड ग्रंथि है ये क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है ये। एक आपको ध्यान रखना है, यकृत, क्या? लीवर। जो लीवर होती है क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। अब देखिए थोड़ा सा अंतर है थायराइड में। थायराइड तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी है और यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एड्रिनल होती है। एड्रिनल ग्रंथि आपके जो आपका भय डर के दौरान ये काम करती है, उस दौरान ये हार्मोन का सीक्रेशन करती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उत्तर चुनिए। तो होते हैं 4 कोष प्रकोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। सुनिए, मानव का हृदय 4 हृदय होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इस प्रकार से आपके 4 हृदय होंगे। ठीक है, ऊपर वाला ये तो क्या हो गया है? दायां आलिंद। ऊपर वाला आलिंद होते हैं दोनों आलिंद। थोड़ा सा मैं बाहर लिख देता हूं इसको, ये लीजिए। तो ये तो क्या हो गया है? बायां आलिंद। तो ये तो है बायां आलिंद। और नीचे वाला क्या है? बायां नीले। बायां नीले। इस तरफ वाला ये क्या है? दायां आलिंद। और ये आपका है दायां नीले। दायां नीले। तो 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। अब सुनिए, शरीर का जो संपूर्ण अशुद्ध रक्त है वो अशुद्ध रक्त आएगा इसमें, किसमें? दायां आलिंद में। यहां पर ये रक्त आ गया मान लीजिए शरीर का। अब ये रक्त जाएगा किसमें? ये जाएगा दायां नीले में। और यहां पर क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं द्विवलनी कपाट। इन कपाटों की सहायता से ये रक्त यहां पर आ जाएगा। ये रक्त यहां पर आ गया। अब यहां से ये रक्त जो है ये फेफड़ों के पास शुद्ध होने के जाएगा। फेफड़ों के पास शुद्ध होकर होने जाएगा। और लेकर के कौन जाएगी? वो लेकर के जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, जिसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी कहां पर लेकर गई? फेफड़ों के पास। किसके लिए? शुद्ध होने के लिए। अब यहां पर फेफड़ों के पास रक्त क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, अर्थात ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजनित हो जाएगा। और ये शुद्ध होकर के यहां पर आएगा। और लेकर के कौन आएगा यहां पर इसको? तो ये लेकर के आएगी क्या? फुफ्फुसीय शिरा, अर्थात पल्मोनरी वेन्स। तो ये लेकर के आएगी फुफ्फुसीय शिरा। तो शुद्ध रक्त कहां पर आ गया है? बायां आलिंद में। अब ये बायां आलिंग से रक्त कहां पर आएगा? बायां नीले में। लेकिन यहां पर क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। कौन से कपाट पाए जाते हैं? त्रिवलनी कपाट, ट्राइकस्पिड वोल्व। इस वोल्व की सहायता से ये रक्त यहां पर आ जाएगा। अब यहां से बाएं नीले की सहायता से यहां से एक क्या निकलती है? सिरा निकलती है, जिसको बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा। इस महाशिरा की सहायता से संपूर्ण शरीर में रक्त की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि रक्त के बाईं तरफ क्या पाया जाता है? शुद्ध ब्लड पाया जाता है, प्योर ब्लड पाया जाता है। और रक्त के दाईं तरफ क्या पाया जाता है? अशुद्ध ब्लड पाया जाता है, इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। इससे बाहर अब कोई कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो जो मनुष्य होता है इसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अब सुनिए 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं। पहला तो हो जाएगा कृंतक, जिसको बोलते हैं इंसाइजर। दूसरा हो जाएगा रदनक।
जिसको बोलते हैं केनाइन। अगला हो जाएगा चवर्णक, मोलर। और अगला हो जाएगा अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, ये चार दांत हैं। अब जो कृंतक दांत है, पहले मैं वयस्क व्यक्ति की बात कर रहा हूं। वयस्क में कृंतक दांत दो तो ऊपर पाए जाते हैं, सॉरी चार तो ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं और चार निचली जबड़े में पाए जाते हैं। टोटल 8 दांत पाए जाते हैं वयस्क में। इसी प्रकार से रदनक दांत दो ऊपरी जबड़े में और दो निचले जबड़े में, टोटल 4 दांत पाए जाते हैं। चवर्णक चवर्णक जो दांत होते हैं ये 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में, टोटल 8 दांत हो गए हैं चवर्णक। और अग्र चवर्णक 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में कितने हो गए? 12 दांत ये हो गई। टोटल जोड़ी कितना हो गया है? तो 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32। तो 32 दांत इस प्रकार से टोटल पाए जाते हैं किसमें? वयस्क व्यक्ति में। और वयस्क व्यक्ति का टीथ फॉर्मूला क्या होता है वो भी ध्यान में रखना है, 21-23/21-23। ये होता है वयस्क व्यक्ति का टीथ फॉर्मूला, पूछा जाता है कई बार, ध्यान में रखना है। अब बात कर लेता हूं बच्चे में दांत, जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, उसमें दांत। पहले बात कर लेता हूं कृंतक। तो बच्चे में जो कृंतक होते हैं वो 4 ही ऊपरी में पाए जाते हैं और 4 ही निचले जबड़े में पाए जाते हैं। टोटल 8 दांत पाए जाते हैं बच्चे में भी। रदनक भी क्या होते हैं? 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में, टोटल 4 दांत पाए जाते हैं। चवर्णक बच्चे में नहीं पाए जाते, अर्थात 0 + 0 अर्थात 0 दांत पाए जाते हैं। और अग्र चवर्णक जो होते हैं, अग्र चवर्णक 4 तो ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। टोटल 8 दांत ये पाए जाते हैं अग्र चवर्णक। तो ये टोटल कितने दांत हो गए? 20 दांत। तो बच्चे में 20 दांत पाए जाते हैं टोटल। और बच्चे का दंत सूत्र आपको ध्यान रखना है, 2102/2102, ये होता है बच्चे का टीथ फॉर्मूला। आपको पूछा जा सकता है कि बच्चे में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? तो बच्चे में आपके चवर्णक दांत क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। कई बार पूछा जा सकता है, गया है, पूछा गया है। और ये भी पूछ सकता है बच्चे में कितने दांत होते हैं? 20। और ये भी पूछ सकता है बच्चे में कितने दांत अनुपस्थित होते हैं? तो टोटल 32 पाए जाते हैं। कितने दांत अनुपस्थित हैं? 12। तो 12 दांत नहीं पाए जाते हैं, ध्यान में रखना। और कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं? चवर्णक तो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। और अग्र चवर्णक कितने कम है आपका? 4 कम है, तो ये नहीं पाए जाते हैं। यहां से क्वेश्चन आएगा कि कौन से दांत अनुपस्थित हैं बच्चे में, तो है चवर्णक। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है केमल पॉक्स के बारे में असत्य कथन का चयन करें। जो केमल पॉक्स है उसके बारे में बताना है असत्य। पहला है यह जीवाणु जनित रोग है, ये बात गलत है। क्योंकि जो केमल पॉक्स है ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो ये बात गलत हो गई है पहली। दूसरा है 6 माह से 2 वर्ष के आयु समूह में इस रोग के होने की अधिक संभावना रहती है। बिल्कुल सत्य बात है कि 6 माह से लेकर के 2 वर्ष के आयु समय में ये रोग सर्वाधिक होता है। अगला है यह अधिकतर गर्मी तथा बरसात की ऋतु में होता है। बिल्कुल, गर्मियों और बरसात की ऋतु में जो केमल होते हैं, जो ऊंट होते हैं, उनमें ये रोग ज्यादा होता है, केमल पॉक्स। अगला है इस रोग की अवधि 2 से 4 सप्ताह है, 2 से 4 वीक होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर हो गया कि ऑप्शन ए क्या है? गलत है। ये बोला जीवाणु से होता है, लेकिन केमल पॉक्स तो किस कारण होता है? विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंट में तीव्रता या सर्रा रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो वो होता है तीव्रता रोग या सर्रा रोग, जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ के कारण। कौन सा होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है ऊंट में? ये अभी हमने पढ़ा था, केमल पॉक्स। कौन सा होता है? केमल पॉक्स रोग होता है ऊंट में, विषाणु के कारण। और आपको ऊंट का वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? केमिलस ड्रोमेडेरियस। केमिलस ड्रोमेडेरियस। तो ये हो गया आपका क्या? ऊंट का वैज्ञानिक नाम केमिलस ड्रोमेडेरियस। और ऊंट में दो रोग हैं, अभी तक हमने पढ़ लिया है। पहला है तीव्रता या सर्रा रोग, तो होता है प्रोटोजोआ के कारण। और केमल पॉक्स जो होता है ये होता है विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गार्डन पी, जिसको पी को बोलते हैं मटर
के पौधे में पुष्प का कौन सा रंग प्रभावी लक्षण के रूप में अभिव्यक्त होता है? तो जो पुष्प का प्रभावी लक्षण है, जो आपका मेंडल ने प्रयोग किए थे किस पर? मटर पर। तो उस पुष्प का प्रभावी रंग है बैंगनी रंग। कौन सा है? बैंगनी रंग है। तो पुष्प के रंग की बात कर रहा है। पुष्प के रंग दो थे। पहला तो था कौन सा? सफेद रंग, सफेद, श्वेत रंग। और दूसरा था बैंगनी रंग, बैंगनी रंग। जो श्वेत रंग था, ये तो क्या था? अप्रभावी लक्षण था, अप्रभावी लक्षण। और आपका बैंगनी जो था वो था प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण। ठीक है। और दूसरी बात कि मटर का आपको वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम में क्या होता है? मटर का वैज्ञानिक नाम है। और जो मटर पर प्रयोग किए थे वो किसने किए थे? ग्रेगर जॉन मेडल ने। तो इस पर जो प्रयोग किए थे वो किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस पर प्रयोग किए थे। और प्रयोग करके इसने कितने नियम दिए थे? तो इसने जो नियम दिए थे टोटल, वो 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुगति के नियमों से संबंधित है? तो वो होती है कौन सी? आनुवांशिकी। अर्थात जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, वंशानुगति के नियम। ठीक है। चलो, भ्रूण विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? भ्रूण का, अर्थात एम्ब्रियो का अध्ययन किया जाता है। और पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? वातावरण की परिस्थितियों का, वातावरण में रहने वाले जीव और उनके वातावरण का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और कोशिका विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सेल का किया जाता है, अर्थात कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, किसी जीव का बाह्य प्रकटीकरण कहलाता है। अर्थात बाहर से देख करके हम किसी वस्तु के लक्षणों के बारे में बता देते हैं, तो वो लक्षण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या? आपका लक्षण पर रूप। क्या कहलाता है? लक्षण पर रूप। जैसे मान लीजिए बाजरे का पौधा है, तो बाजरे को, पौधे को देख करके हम उसकी लंबाई को देख करके बताएं कि लंबा है या फिर छोटा है। तो देख करके जो हम बताते हैं वो होता है लक्षण पर रूप। और उसकी जीनों अर्थात गुणसूत्रों को देख करके फिर हम उसके लक्षण की क्या करें? व्याख्या करें, तो होता है जीनोटाइप। तो ये होता है जीन को देख करके, जीन को देखकर, जीन को देख करके किया जाता है। ठीक है। ये होता है जीन पर रूप। प्रभावी लक्षण क्या होता है? प्रभावी लक्षण जो होता है, जो F1PD में दिखाई देता है, F1PD में दिखाई दे, उसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण। समयुग्मक क्या होता है? तो समयुग्मक तो होते हैं समान, जब क्या होते हैं? युग्मक तो होते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये क्या होते हैं? समयुग्मक। जैसे हो गया है स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये भी समयुग्मक हो गया है। लेकिन मैं लिखूं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या हो गया? विषम युग्मक हो गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वे जंतु जो अपनी जैसी संततियों को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं। तो जो जंतु अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं उसको बोलते हैं सजीव प्रेरक प्रजक, अर्थात वीवी पेरेस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। जैसे मानव होता है, मानव अपने समान मनुष्य उत्पन्न करता है, तो मानव क्या है? सजीव प्रजक है, अर्थात वीवी पेरस है। अंड प्रजक क्या होते हैं? जो अंडे देते हैं। तो जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले क्या कहलाते हैं? अंड प्रजक कहलाते हैं। ठीक है। और पात्र निषेचित जंतु क्या होते हैं? मतलब नर और मादा का युग्मक लेकर के, युग्मक लेकर के उसको किसी पात्र में क्या किया जाता है? निषेचन कराया जाता है, उसको बोलते हैं पात्र निषेचन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची सेकंड का मिलान करें। एक तरफ दे रखा है हमें क्या? तत्व दे रखा है। एक तरफ तत्व है और दूसरी तरफ उनका रंग है। पहला है सल्फर का रंग कैसा होता है? तो जो सल्फर होती है वो होती है पीला रंग की। क्या होती है? पीले रंग की होती है। क्लोरीन जो होती है,
क्लोरीन होती है आपकी हरा व पीला रंग की, उस फोस्फोरस आपका होता है क्या, गुलाबी रंग का, और ऑक्सीजन क्या होती है, रंगहीन होती है। क्या होती है, रंगहीन होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ए में तो हो गया है दो, ए में दो कहाँ कहाँ पर है, देखिए बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप देखिए नए हैं, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड अर्थात अधीनस्थ बोर्ड के प्रत्येक जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अर्थात निःशुल्क कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी नियत कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो जब दो दर्पण रखे होते हैं और उनके बीच में कितने क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे रखने पर, तो उनकी संख्या निकालने का हमारे पास सूत्र होता है, और प्रतिबिंबों की संख्या जिसको बोलते हैं एन से दर्शाते हैं, बराबर हो जाएगा 360 बटे दर्पणों के बीच का कोण और माइनस 1 कर देते हैं। ये सूत्र काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लूं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, दो दर्पण हैं, क्या है, दो दर्पण हैं, दो दर्पण हैं, और वो रखे हैं आपके 60 डिग्री कोण पर, 60 डिग्री कोण पर। तो पूछेगा कितने इमेज बनेंगी, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो कैसे निकालेंगे कि 360 में हम भाग देंगे इसका, कि दर्पणों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, 60 का भाग देंगे और उसमें -1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगी, प्रतिबिंबों की संख्या। तो देखिए 1 0 से 1 0, 6 का भाग जरा है 6 बार, और 6 में से 1 निकालेंगे तो 5, तो 60 डिग्री पर रखते हैं दो दर्पणों को, तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब निकालने की ये क्या है, फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावण करती है खालिस्तान है, और इंसुलिन के लगातार कम स्रावण से खालिस्तान हो जाता है। तो इंसुलिन का स्रावण करती है कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि करती है। तो कौन कौन से हैं, देखिए ए में है, बी में नहीं है, डी में भी नहीं है। और इंसुलिन के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि आपकी क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। इसलिए क्या करती है, ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, ये एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों का क्या करती है, सिक्रेशन करती है, स्रावण करती है। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो कोशिका होती है, ये ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण करती है, ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण करती है। बीटा जो करती है, ये इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का, और गामा कोशिका करती है सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये मिश्रित ग्रंथि है, ये एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों का सीक्रेशन करती है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, पहली है अल्फा, दूसरी है बीटा और तीसरी है गामा, और इनके द्वारा स्रावित होने वाली ये हार्मोन है। अब देखिए जो थायराइड ग्रंथि है, यहां पर लिखा हुआ है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि है, ये ग्रोथ हार्मोन अर्थात वृद्धि हार्मोन का, वृद्धि हार्मोन के लिए क्या होती है, ये उत्तरदायी होती है। और पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये क्या होती है, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि। और इसका आकार कैसा होता है, मटर के दाने जैसा आकार इसका आकार होता है। और जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एड्स खालिस्तान के द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन दे रखा है, संक्रमित सुई का प्रयोग करके, इसके द्वारा तो क्या होता है, फैलता है। संक्रमित माता से भ्रूण में, ये भी फैलता है, कैसे,
जैसे मान लीजिए कोई माता है, वो क्या है, प्रेग्नेंट है, तो अगर माता क्या है, एड्स से संक्रमित है, तो उसका भ्रूण भी क्या होगा, एड्स से संक्रमित हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो माता का ब्लड होता है, माता का ब्लड ही क्या करती है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो इससे भ्रूण क्या हो सकता है, एड्स से संक्रमित हो सकता है। तीसरा है रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाने से, नहीं, हाथ मिलाने से एड्स नहीं होगा। अगला है संक्रमित रक्त का आधान, बिल्कुल संक्रमित रक्त चढ़ाने से भी क्या होता है, एड्स फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अब सुनिए, जो एड्स होता है, एड्स है, ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, अर्थात विषाणु के कारण होता है। और कौन सा विषाणु है, जो आपका जो विषाणु है, एड्स के लिए जो विषाणु होता है वो होता है HIV। ये होता है HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमनो इम्यूनो वायरस। और आपका जो एड्स है, इसके लिए एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट, ये होता है एलिसा टेस्ट। इसके लिए क्या होता है, एड्स के लिए टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। तो आपको ध्यान में रखना, एड्स जो होती है वो वायरस अर्थात विषाणु कारण होती है। और कौन सा वायरस होता है, HIV। और इसका जो टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड्स का फुल होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, और ये हो गया है सिंड्रोम। ये है एड्स का पूरा नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सूची प्रथम को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ हमें दे रखे अपशिष्ट का प्रकार और दूसरी है अपशिष्ट का स्रोत। पहला है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव कौन सा अपशिष्ट है, तो पेन ड्राइव कहां पर काम में लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, तो पेन ड्राइव ई अपशिष्ट है। कौन सा है अपशिष्ट है, ई अपशिष्ट। तो ए में 2 आ गया है, सेकंड आ गया, कहां कहां पर है ए में सेकंड, देखिए इसमें नहीं है, कट गया है, इसमें नहीं है, कट गया है, डी में भी नहीं है, कट गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। आगे देखिए, प्रयोग की गई सुई या सिरिंज, ये क्या होता है आपका अस्पताल अपशिष्ट होता है, क्योंकि अस्पताल में लगाई देते हैं ना सुई वगैरह, तो ये अस्पताल अपशिष्ट हो गया है। अगला है आसानी से अपघटित न होने वाला अपशिष्ट, तो वो कौन सा है, प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक होती है वो आसानी से अपघटित नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, तो ये क्या है, प्लास्टिक है। और लास्ट है सब्जियों के छिलके, तो सब्जियों के छिलके जो होते हैं वो रसोई घर का अपशिष्ट है, क्योंकि सब्जियां कहां पर काम में ली जाएंगी, रसोई घर में सब्जी बनाने में। तो ऑप्शन ये हो गया है आपका 3 नंबर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यसद लेपन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर खालिस्तान का आलेपन किया जाता है, जिससे उन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। तो वो क्या होता है, जस्ता, अर्थात लोहे पर जस्ते की, जस्ता का प्रतीक क्या होता है, जेडन। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है किस पर, आपका लोहे पर, ताकि लोहे पर जंग नहीं लगेगी फिर। अब देखिए चांदी होती है, चांदी का जो प्रतीक होता है वो होता है एजी अर्थात अर्जेंटम। चांदी जो होती है ये विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु है, सर्वाधिक चालक धातु, मेटल है, ये धातु है। ठीक है, अब सुनिए, पीतल होता है, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु, पीतल मिश्र धातु है। और किन धातु का मिश्रण है, तो पीतल को आपको ध्यान रखना है पिताजी से, किसे ध्यान रखना है, पिताजी से। तो पी का तो मतलब क्या हो गया है, पीतल, तो पी का मतलब हो गया है पीतल, ता का मतलब हो गया है तांबा, और जी का मतलब हो गया है जिंक। तो इससे याद हो गया कि पीतल जो होता है वो तांबा प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। स्वर्ण जो होता है, जिसको बोलते हैं स्वर्ण मतलब सोना, और सोना का जो प्रतीक होता है वो होता है क्या, ओरम, AU होता है।
और सोना क्या होता है? अधिक तन्य धातु है। तन्य धातु, ये तन्य धातु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक जादूगर जादू दिखाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त गिलास में एक रंगहीन विलेन मिलाता है तथा सभी को अमोनियम क्लोराइड के सफेद धुएं से चकित कर देता है। मिलाया गया विलेन था। यह हमें दे रखा है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, गिलास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त गिलास, वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH। जब ये किसके साथ अभिक्रिया कराएगा? HCl के साथ अभिक्रिया कराएगा। तो ये कराएगा HCl के साथ अभिक्रिया। तो ये जब HCl के साथ अभिक्रिया कराएगा तो बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में जल बनेगा। तो जो आपका धुआं बन रहा है, क्या जो धुआं बन रहा है, ये NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड का धुआं बन रहा है। अमोनियम क्लोराइड, इसका धुआं दिखा करके वो क्या कर रहा है? चकित कर रहा है दर्शकों को। तो ये क्या है? धुआं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और सफेद रंग का होता है, इसका व्हाइट कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम जो क्लोराइड होता है उसका सूत्र होता है NaCl, अर्थात सोडियम क्लोराइड का नाम है साधारण नमक, कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं, साधारण नमक, कॉमन साल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जिसको बोलते हैं NaOH, इसका जो नाम है वो होता है कास्टिक सोडा। क्या नाम है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास इसको बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3। ये हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो जो मनुष्य होता है उसमें जो अस्थियां होती हैं वो टोटल होती हैं 206। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। मैं मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं लेकर के आ रहा हूं। ये जो आपकी RSSB बोर्ड और आपकी RPSC जो बोर्ड होता है उसकी एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्लोन किए जाने वाले प्रथम स्तनधारी जंतु का नाम क्या है? तो वो कौन सा है क्लोन किया गया? डोली भेड़ है। वो कौन सी है? डोली भेड़। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। तो ये होते हैं आज की हमारी क्लास के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये कराए हैं जो आपकी 2024 दिसंबर में एग्जाम कराई थी अधीनस्थ बोर्ड ने। कौन सी? पशु परिसर वाली एग्जाम, उसमें आए हुए हैं। ये शिफ्ट, उसी शिफ्ट का ये पेपर है। शायद 5 शिफ्ट में लगी थी। मैं वो 500 शिफ्ट के क्वेश्चन लाऊंगा, ये एक शिफ्ट के तो ले आया। आपको लगातार जुड़ना है। अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आपका जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा हम बेहतर तरीके से आपके साथ